हमारी जो चर्चा हो रही थी वो हम लोग देख रहे थे, जो टॉपिक है हमारा वो विविधता वाला टॉपिक है। और ये जो विविधता वाला जो टॉपिक है, ये आपका जितना भी टीचर का जो एग्ज़ाम है, जैसे हम लोग जेटेट सीटेट ये सब देखे, तो इसमें तो इम्पॉर्टेंट ये है ही है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि एनसीईआरटी पर ये बेस है हमारा टॉपिक। तो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है ये आपको बीपीएससी में भी काम करेगा, और जितना भी आप पीसीएस एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यूपीएससी का भी जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी ये टॉपिक काम आएगा। मेरा काम है कि ऐसे टॉपिक पर चर्चा करना जो विभिन्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, समझ गए ना। तो उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसी टॉपिक में से एक टॉपिक हम लोग देखते हैं विविधता वाला जो टॉपिक है। और ये विविधता को जब हम लोग देखेंगे, डाइवर्सिटी को जब हम लोग देखेंगे, वो भारत के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि हम लोग भारत देश में रह रहे हैं और एग्ज़ाम भी हमको यहीं पर देना है। हमको फ्रांस अमेरिका में जाके एग्ज़ाम नहीं ना देना है, वो पाकिस्तान में एग्ज़ाम नहीं ना देना है जाके, है ना। तो भारत के संदर्भ में ये टॉपिक है, भारत के संदर्भ में देखा जाएगा। और आपको बता दें कि भारत के संदर्भ में ही एक शब्द भी बोला जाता है कि भारत में विविधताओं में एकता दिखता है, विविधताओं में एकता दिखता। तो ये विविधता में एकता कैसे दिखता है? तो विविधता में एकता इसलिए दिखता है कि हम सभी जो लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं, है ना। कभी हम लोग बोले क्या कि हम महाराष्ट्र के नागरिक हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम गुजरात के नागरिक हैं, या हम तमिलनाडु या केरल के नागरिक हैं? ऐसा हमने नहीं बोला, या ऐसा हम लोग कभी बोलते भी नहीं। या कोई भी किसी भी प्रकार का फॉर्म का जो फिलअप होता है उसमें नागरिकता, नेशनलिटी को दर्शाया जाता है, तो उसमें हम लोग क्या दर्शाते हैं? इंडियन दर्शाते हैं, भारतीय दर्शाते हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। लेकिन भारत में रहते हुए भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग हैं, है ना, विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, और धर्म में भी बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं। धर्म को भी हम लोग और भी अंदर जाएंगे, धर्म में भी जब हम लोग बात करेंगे तो हिंदू धर्म में भी देख लीजिए कि बहुत सारे धर्म आ जाते हैं हिंदू के अंतर्गत, जैसे शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, बहुत सारा धर्म आता है। तो इन सभी धर्मों में रहते हुए भी हम लोग आपस में क्या दिखाते हैं? आपस में एक भाईचारा को दर्शाते हैं, आपस में एक एकता को दर्शाते हैं, है ना। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर का जो दिवस है, हम लोगों का जो राष्ट्रीय पर्व जो है, उस राष्ट्रीय पर्व में हम लोग भारत देश के प्रति अपने समर्पण को दर्शाते हैं। तो ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें एकता को दर्शाता है। अभी देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो महापर्व अभी था, जो चुनाव था, उस चुनाव में हम लोगों ने क्या किया? धर्म, भाषा, जाति से ऊपर उठकर हमने उन उम्मीदवारों को चुना जो हमारे बारे में सोचता हो और हमारे विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता हो। उन उम्मीदवारों को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर हमने ये नहीं देखा कि हमारा धर्म जो है उस धर्म से कोई कैंडिडेट खड़ा है, हमारे जाति से कोई कैंडिडेट खड़ा है, या हमारी भाषा से कोई कैंडिडेट खड़ा है, मैं उसको वोट दूंगा, ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत के जो भी नागरिक हैं वो सभी जो वोट करते हैं, अपना जो अधिकार का जो प्रयोग करते हैं, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों में बंधे हुए भी हैं। हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जहां पर देश और धर्म की जब बात आती है तो सबसे पहले हम लोग किसको चुनते हैं? अपने देश को चुनते हैं। तो यही एकता को दर्शाता है ना। विभिन्न धर्म के लोग हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग भारत के प्रति अपने समर्पण को दर्शाते हैं, भारत के प्रति अपनी जो हमारी जो मजबूती है उस चीज को हम लोग दर्शाते हैं। ये हमारी एकता को दर्शाता है मित्र। तो इसी विविधता में हम लोग देखते हैं कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल दिखाई पड़ता है। और इस क्षेत्रफल में विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर बात करें तो एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे मान के चलिए कि हमारा जो ऊपर का जो क्षेत्र है, जहाँ से क्वेश्चन आपका प्रश्न पूछेगा, बोलेगा कि छोटा तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है? छोटा तिब्बत, छोटा तिब्बत, तिब्बत किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपको पूछ दिया कि छोटा भारत में छोटा तिब्बत हमें कहाँ दिखाई पड़ता है। तो आप जो उसका आंसर लगाएंगे तो उस चीज़ का आंसर जो लगाइएगा लद्दाख,
लद्दाख को क्या कहा जाता है? तो लद्दाख को एक छोटा तिब्बत के रूप में देखा जाता है। और ये लद्दाख जो क्षेत्र है इसे हम लोग श्वेत मरुस्थल भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत मरुस्थल कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं? तो श्वेत मरुस्थल के नाम से हमारा ये जाना जाता है। इसी लद्दाख क्षेत्र में एक भेड़ पाई जाती है जिसका ऊन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस भेड़ का जो नाम है पश्मीना भेड़। पश्मीना भेड़ याद रखें, है ना। पश्मीना जो है भेड़ का एक प्रजाति है और उसका जो ऊन है उसी को हम लोग पश्मीना ऊन भी कहते हैं। इसका शाल, स्वेटर, मफलर ये सब काफ़ी यहाँ पर बनाया जाता है। ऊनी वस्त्र इससे बनाए जाते हैं। और हमने आपको बताया था कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं और उस विभिन्न राज्यों में विभिन्न धर्म के लोग हैं। जैसे उत्तर वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, उत्तर के क्षेत्र में जब जाएं, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड कुछ चले जाइए, है ना, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म, या जम्मू कश्मीर वाले कुछ क्षेत्रों में चले जाएं, लद्दाख वाले क्षेत्र में जाइए तो लद्दाख जो हमने यहाँ पर लिखा इसमें बौद्ध धर्मों का प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा हमें दिखाई पड़ता है। बौद्ध धर्म लद्दाख के क्षेत्रों में हमें बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या दिखाई पड़ती है। अधिक दिखाई पड़ती है ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर लोगों की संख्या अधिक है क्योंकि ये एक मरुस्थल है, श्वेत मरुस्थल है। यहाँ पर जनसंख्या भी हमारा कम है, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पर देख लिया, लद्दाख को हम लोग छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं जो भारत में जो प्रवेश किए थे, है ना, जहाँ पर आप देखिए कि सिक्किम का जो क्षेत्र है, सिक्किम में बौद्ध धर्म का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा किन राज्यों में है? बौद्ध धर्म का प्रतिशत, है ना, राज्य, यहाँ पर आप राज्य लिख सकते हैं। कौन से राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा हमें दिखाई पड़ता है? तो वो पहला जो राज्य होगा उसमें हम लोग करेंगे सिक्किम। सिक्किम राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रतिशत हमें सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। दूसरा जो राज्य है उसमें हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में भी बौद्ध धर्म का प्रतिशत सबसे ज़्यादा, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तीसरा हम लोग मिजोरम को देखें, मिजोरम जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। और चौथा जो स्थान आता है वो आपका महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र में भी हमारा बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। फिर पांचवा स्थान में अगर हम लोग देखें तो त्रिपुरा जो है पांचवा स्थान है, और छठा में हम लोग हिमाचल प्रदेश को देख सकते हैं। अभी इतना ही रखिए, है ना, कि सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रतिशत कहाँ है? तो सिक्किम में है। दूसरा स्थान हम लोग कहाँ देखते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। तीसरा मिजोरम है। चौथा हमारा महाराष्ट्र है। पांचवा हमारा त्रिपुरा है और छठा हमारा हिमाचल प्रदेश है। नागालैंड और मेघालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रतिशत कम दिखाई पड़ता है। आप नागालैंड, वहाँ की कुल जनसंख्या में बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की संख्या नागालैंड में मान के चलिए कि कितना 0.34% है, और मेघालय में 0.33% है ना। लेकिन सिक्किम में बौद्ध धर्म का जो प्रतिशत है वो 27.39% हमको सिक्किम में दिखाई पड़ता है। कितना दिखाई पड़ता है? तो 27.39%। अरुणाचल प्रदेश में कितना? तो 11.77% जो है वो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ता है। मिजोरम में कितना दिखाई पड़ता है? 8.51% हमें मिजोरम में। और महाराष्ट्र में जो हमें दिखाई पड़ता है वो 5.51% हमें महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। त्रिपुरा में हमें कितना? 3.41% और हिमाचल प्रदेश में आपका 1.15%। मतलब अगर ये क्रम देखें तो क्रम में सबसे ज़्यादा हमको सिक्किम है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ये तो हम लोग कुछ धर्म की बात किए, और खासकर बौद्ध धर्म को लेकर अभी हम लोग कड़ी से सब तैयारी करेंगे। अब देखिए तिब्बत के लोगों का जो, जैसे हम लोगों का जो हिंदू धर्म हम लोग मानते हैं, तो हिंदू धर्म में जो सबसे पवित्र ग्रंथ जो माना जाता है वो गीता को माना जाता है कि नहीं? पवित्र ग्रंथ के रूप में देखा जाए तो गीता देखा जाए, तो उसी तरह से हर धर्म में एक पवित्र ग्रंथ होते हैं। जैसे हम लोग
मुस्लिम धर्म में देखते हैं तो मुस्लिम धर्म में कुरान है। तो उसी प्रकार से बौद्ध धर्म का जो काफ़ी प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, वो जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ की जब यहाँ पर आप देखिएगा ग्रंथ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, तो ग्रंथ कौन है, तो उस ग्रंथ का नाम जो है वो केसर सागा है। केसर सागा है ना, ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रचलित ग्रंथ है केसर सागा। तिब्बत में ये काफी इसका प्रचलन है, तिब्बत के क्षेत्रों में, तिब्बत के क्षेत्रों में इसका हमें प्रचलन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से विविधता वाली टॉपिक हमारी चल रही है, और इस टॉपिक में जरा हमने बौद्ध धर्म को उठाया। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म का जो प्रवेश होता है भारत में, वो लद्दाख के क्षेत्रों से होता है। जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, उस लद्दाख के क्षेत्र से भारत में बौद्ध धर्म हमारा आता है। उसी प्रकार से हम लोग देखें ईसाइयों का जो प्रचलन हुआ, या दक्षिण का जो क्षेत्र है हमारा केरल है। केरल क्यों प्रसिद्ध है? केरल तो मुख्य रूप से मसाले के लिए प्रसिद्ध है, और केरल में भी विभिन्न प्रकार के हमें मसाले दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं काली मिर्च, काली मिर्च जिसको हम लोग कहते हैं गोलकी कहते हैं, मसाले की जो खेती होती, इलायची जो देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमें केरल के जो पहाड़ी इलाका का जो क्षेत्र है, उन पहाड़ियों में हमें दिखाई पड़ता है। आपको पता होना चाहिए केरल का एक पहाड़ी क्षेत्र है, या पहाड़ का नाम है कार्डमम। ये जो केरल है मित्र, केरल और तमिलनाडु की सीमा, इधर तमिलनाडु आ जाता है, इधर हमारा केरल आ जाता है, और यहाँ तमिलनाडु है। तो इसी यहाँ पर ही एक हमें पर्वत दिखाई पड़ता है। ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है कार्डमम पर्वत, कार्डमम श्रेणी। तो आपसे ये प्रश्न पूछता है कि जो कार्डमम श्रेणी है वह किन दो राज्यों को अलग करता है, या किन दो राज्यों की सीमा पर है। कार्डमम श्रेणी किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। केरल प्लस तमिलनाडु, तमिलनाडु के सीमा पर है, सीमा पर है। कौन सी श्रेणी? तो कार्डमम श्रेणी। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि कार्डमम श्रेणी किन दो राज्यों की सीमा पर है, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हमारा कार्डमम श्रेणी दिखाई पड़ता है। और केरल के क्षेत्रों में आपको पता होना चाहिए वास्को डिगामा जो आया था, इसी क्षेत्र में आया था। केरल के कालीकट क्षेत्रों में आया था। और वास्को डिगामा जो था वो मुख्य रूप से क्या था? ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, है कि नहीं? तो भारत में जो ईसाई धर्म का जो प्रचलन हुआ वो इन्हीं क्षेत्रों से हुआ। आज भी देखिएगा केरल के क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब ये लोग आए कहाँ से? ये लोग भारतीय ही थे, लेकिन इनका धर्म में क्या किया गया? परिवर्तन करवाया गया। समझ गए ना? तो इसलिए केरल के क्षेत्रों में हमें ईसाई धर्म का प्रचलन सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। वास्को डिगामा जो भारत आया था वो कब आया था? ये भी प्रश्न आपसे पूछ देगा कि वास्को डिगामा जो भारत आया वो कब आया। भारत कब आया? तो इसका आप लिख सकते हैं 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा जो है वो भारत आया था। और कहाँ पर आया था? तो कालीकट का जो एक क्षेत्र है वहीं पर। और उस बंदरगाह का नाम, जिस बंदरगाह पर वास्को डिगामा सबसे पहले उतरा, उस बंदरगाह का नाम था कप्पक डाबू। कप्पक डाबू ये बंदरगाह है। ये क्या है? बंदरगाह, जिसको हम लोग पोर्ट कहते हैं, है ना, जहाँ पर समुद्री जहाजें ठहरती है, वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। समुद्री क्षेत्र में जो वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है वो बंदरगाहों के माध्यम से ही होता है मित्र, है ना। तो कप्पक
डाबू जो बंदरगाह है ये आपका कालीकट के क्षेत्र में आता है और इसी बंदरगाह पर सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। 17 मई 1498 ईस्वी को आया था और वहाँ पर हिंदू राजा हुआ करते थे और इस हिंदू राजा की जो उपाधि थी वो जमोरिन थी। ब्राह्मण धर्म से इनका संबंध है। इस हिंदू राजा का इन्होंने वास्को डी गामा का काफ़ी स्वागत किया था। बहुत सारे विदेशी यात्री जो भारत आए हैं, बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें जो भारत आया और भारत आने के क्रम में वहाँ पर धर्मों का प्रचार करना शुरू कर दिया, तो इसमें से एक वास्को डी गामा भी होगा जो यहाँ पर धर्म का मतलब पहले तो ये व्यापार करने के लिए ही आया था, लेकिन धीरे 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 ये अपने धर्म को भी फैलाना शुरू कर दिया था। इसी तरह से एक यात्री है इब्न बतूता। इब्न बतूता भी भारत आया। इब्न बतूता है ना। ये जो इब्न बतूता जो यात्री है ये मोरक्को का यात्री है मित्र। कहाँ का? ये मोरक्को का रहने वाला है। मोरक्को का इब्न बतूता रहने वाला है। अब मोरक्को में भी एक क्षेत्र है तंजानिया। तो मोरक्को दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, याद रखिएगा, है ना। और उस क्षेत्र में, मोरक्को क्षेत्र में ही तंजानिया है और उसी तंजानिया का जो था ये इब्न बतूता था जो भारत आया था। ठीक है। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के, उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था और तुगलक वंश की शासन भारत में चल रही थी। और इब्न बतूता जो आया वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इसी इब्न बतूता की एक पुस्तक है रेहला। इस इब्न बतूता की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो रेहला है ना। इसका यात्रा वृत्तांत है ना। जब ये यात्रा करने के लिए चला था तो यात्रा के क्रम में इसने जो भी घटनाएं देखी, जो भी इसने कार्य किया या इसके समय में जो भी घटित हुआ है ना, उस घटनाओं को इसने क्या किया, अपनी एक पुस्तक में लिखा है ना। और उस पुस्तक का नाम क्या दे दिया इसने? रेहला। और रेहला का जो पुस्तक है इसमें केरल में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके जीवनी के बारे में लिखा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद है। बहुत सारे जो विद्यार्थी इस प्रश्न को नहीं जानते हैं कि रेहला जो पुस्तक है वो इब्न बतूता का है, लेकिन इसमें लिखा उसने क्या है? तो इसमें केरल में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनकी जीवनी के बारे में लिखा है। केरल में रहने वाले मुसलमानों का जीवनी। ठीक है। इब्न बतूता केरल में रहने वाले मुसलमानों के जीवनी के बारे में इसने ये अपना यात्रा वृत्तांत में लिखा है मित्र। ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक रहने दें हम लोग, है ना। और फिर इसी क्लास को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। कल से हमारा ये जो क्लास है आपका कंटिन्यू चलेगा, है ना। और जितना जो विविधता वाला जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं इसी टॉपिक को कंप्लीट करूंगा एक सिलसिलेवार ढंग से। पहला टॉपिक, उसके बाद फिर दूसरा पहला टॉपिक, उसके बाद उस टॉपिक पर संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करवाएंगे। और फिर है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के बाद मैं एक PDF आपको दूंगा जिस पर हमारा क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, उसको आप दीजिएगा और हमारे WhatsApp पर उसको डाउनलोड सेंड कीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग उसको चेक करेंगे और फिर सेकेंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक बाय टॉपिक पहले पूरा मैं पॉलिटी का क्लास आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। हाँ, एक चीज़ को और याद रखें, हमारा हिंदी का क्लास चल रहा है और हिंदी का जो ये क्लास है मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो हिंदी का क्लास कर सकते हैं। रात को ये आपको क्लास मिलेगा और साथ में आप जैसे PGT हो गया, PGT का, और फिर आप इसी में चले जाइए TGT,
टीजीटी में भी हमारा हिंदी है, पीजीटी में भी हिंदी है और नेट में भी हिंदी है। तो हिंदी से संबंधित जो भी लोग अगर हिंदी का क्लास करना चाहते हैं, है ना, तो वो आप क्लास में जुड़ सकते हैं। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर लेंगे और कॉल करने के बाद आप इसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने दें, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।